हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो है लास्ट क्लास में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब पढ़े थे। आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, और उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आगे हम लोग हेडिंग दिए हैं कि कोई करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस वायर पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस सब से रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, एक करंट कैरिंग वायर, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा। सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाव, ये जो करंट कैरिंग वायर है इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं। तो बोलेंगे देखो भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फोर्स उसी चार्ज पार्टिकल पे केवल लगा पाता है जिस चार्ज पार्टिकल में मोशन होता है, वेलोसिटी होता है। तो क्या करंट कैरिंग वायर में चार्ज पार्टिकल के पास मोशन होता है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। दो तरह से सोच सकते हो। करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, या करंट का डायरेक्शन जिधर निगेटिव चार्ज आ रहा हो उसके अपोजिट में। सही मायने में कंडक्टर में अगर देखेंगे तो कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होता है? जिधर करंट होगा उसके अपोजिट। चलो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, तो माइंड में ये सोचो ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, अब फील्ड है अंदर, फोर्स किधर? तो बतलाओ ना, पाम रूल सिखाए ना, फील्ड किधर? अंदर, तो पाम अंदर। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? तो इधर, तो बोलेंगे इधर। फोर्स किधर? तो नीचे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहता तब ना नीचे, निगेटिव चार्ज है तो ऊपर। यानी इतना तो हम समझ गए ना कि फोर्स तो लगेगा, है ना। फोर्स तो लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मोशन है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो फोर्स तो लगेगा, और उसका डायरेक्शन भी समझ गए किधर लगेगा। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ठीक, अब आते हैं। देखिए, आई तो इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए स्मॉल n जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसका वैल्यू है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हम लोग VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग यही ना मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और उसके एवरेज जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, मान लो हम लोग इस पर एक छोटा सा पोर्शन लिया, DL लेंथ का जो है एक स्मॉल पोर्शन लिए। चलो अभी वो एरो नहीं दे रहे हैं, बाद में बतलाएंगे एरो क्यों नहीं। DL लेंथ का एक छोटा सा पार्ट लिया। DL जो है वो लेंथ ऑफ एलिमेंट, समझ रहे हैं कि स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। सोचो, इसी एलिमेंट पे हम सोच रहे हैं।
उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी इसमें जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है चार्ज का वैल्यू क्या है पहले ये पता लगा। यानी बोलेंगे क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज इन द एलिमेंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से कितना चार्ज इसमें है। तो क्या है, प्रोटॉन का है नहीं, प्रोटॉन में भी तो चार्ज होता है, उसको काहे नहीं काउंट कर रहे हैं। तो बोलेंगे कि देखो वो तो रेस्ट में है, हमको केवल उसके बारे में सोचना है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है जिसके कारण करंट का फ्लो हो रहा है। बाकी तो अगर टोटल चार्ज का बात करें तो टोटल चार्ज तो एनी वॉल्यूम में जीरो होता है, हम टोटल चार्ज नहीं निकाल रहे हैं। जिस चार्ज के कारण करंट का फ्लो हो रहा है या जिस इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट है उसका चार्ज निकालना चाहे। तो बोलेंगे कि देखो भाई, इसका अगर इस एलिमेंट का वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया ए है और लेंथ dl है, तो वॉल्यूम हो गया a इंटू dl, और यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला। और चार्ज का जहाँ तक सवाल है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया NaDl, यानी यही टोटल चार्ज होगा। और अगर विथ साइन लिखो तो ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्ज हो। समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे, यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है AdL, तो AdL वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पता कर लिया, तो इतना फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है तो यहाँ लिख दिए ई, आगे लगा दिए माइनस, यानी केवल मैग्नीट्यूड का बात करें तो माइनस की ज़रूरत नहीं है, विथ साइन लिखेंगे तो माइनस की ज़रूरत है। ठीक, अब जो है माइंड में ये सोचो कि इतना जो चार्ज है ये टोटल चार्ज जो है इस एलिमेंट के अंदर मूव कर रहा है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट, इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा जी, तो बोलेंगे फोर्स हो गया dq vd क्रॉस b, q v क्रॉस b होता है ना, यहाँ v को vd लिख दिए। देखो तो df dq के जगह क्या लिखें, तो dq के जगह लिखेंगे माइनस n AdL इंटू ई vd क्रॉस b। ठीक, थोड़ा समझना एक बात को, ये जो dl है ना, अगर dl को हम लोग एक वेक्टर के रूप में डिफाइन करें और dl का डायरेक्शन हम लोग करंट के डायरेक्शन में लें, dl जो है ना एक स्मॉल पार्ट है, लेंथ है, इसको अगर हम लोग एज ए वेक्टर डिफाइन करें और dl का डायरेक्शन अगर इधर लें तो थोड़ा सोचो, dl इधर और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, ठीक, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, dl along द डायरेक्शन ऑफ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू द करंट। ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, बोलेंगे क्या कि देखो अगर हम dl को यहाँ लिखना चाहें और vd को यहाँ लिखना चाहें और मान लो कुछ किए नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, सपोज करो हम गलती से क्या किए NaDlE vd क्रॉस b,
ओह सॉरी, एन ए भी डी यहाँ ला दिए और लिख दिए डीएल क्रॉस बी। तो जवाब में कोई फर्क होगा कि नहीं? जो ये लिखे हैं और जो ये लिखे हैं दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? तो सोचो, मान लो इसको अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक करते तो भी डी और बी के बीच का एंगल कितना है? तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, अब बी अंदर, बीच का एंगल 90। तो इसको हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक करते, मान लो मैग्नीट्यूड में लिखते, अलग से केवल रफ वर्क कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में अगर लिखते तो एन ए डी एल ई भी डी बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। तब तो चलो ये हो जाता। अब चलो अगर इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें तो बोलेंगे एन ए भी डी ई और डी एल क्रॉस बी। बोलो ना, डी एल और बी के बीच का एंगल कितना? तो डी एल इधर है और बी अंदर है, बीच का एंगल 90। तो साइन 90 इसमें भी लिखते, देख लो एन ए भी डी ई और डी एल इंटू बी साइन 91। देखो तो इसमें और इसमें कोई फर्क है? दोनों में साइन 90 आने से दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम आया कि नहीं? मतलब अगर हम गलती से भी डी के जगह डी एल लिख दें और भी डी को बाहर कर लें तो ये रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं ना है? तो नहीं। लेकिन अगर बात डायरेक्शन का आप करें, थोड़ा समझना, तो कोई कहे भी डी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा और डी एल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम आया, लेकिन मुझे रिजल्ट भी तो, डायरेक्शन भी तो सेम आना चाहिए। तो सोचो भी डी क्रॉस बी, तो क्या सिखाए? रूल क्या सिखाए हैं? जो क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी डायरेक्शन देखना हो ना, देखो राइट हैंड थंब रूल, सॉरी पाम रूल जो है बहुत आसान है। बी किधर? अंदर, तो चलो अंदर। भी डी किधर? इधर। फोर्स किधर? इधर, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ इसलिए इधर। ये तो यही कह रहा है। अब चलो ये क्या कह रहा है? पहले बी देखो किधर, तो बी अंदर। डीएल किधर? तो इधर। फोर्स किधर? तो ऊपर। माइनस लगा हुआ है तो नीचे, माइनस लगा हुआ है तो नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन बता रहा और ये जो डायरेक्शन बता रहा दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया। ऐसे भी होगा क्यों नहीं? भी डी और डीएल एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? तब भी डी क्रॉस बी बोले और डीएल क्रॉस बी बोले, डायरेक्शन तो सेम नहीं ना रहेगा। तो इसीलिए हम माइनस अगर हटा दो तो देखो काम हो गया। यानी अगर भी डी और डीएल को इंटरचेंज करना चाह रहे हो तो माइनस को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना होकर के एक दूसरे के अपोजिट में है। तब माइनस हटा दोगे तो अब काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, बी किधर? तो अंदर, तो अंदर। डीएल किधर? इधर। फोर्स किधर? ऊपर। ये और बढ़िया हो गया। यानी कि डीएल समझ लेना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, चारों फिंगर को। अब पाम को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर जो है डीएल, फोर्स इधर, यानी इस एलिमेंट पर फोर्स इधर लगेगा। तो इसमें हम नया कुछ नहीं किए हैं, बस अंतर ये है, ये माइनस हटाना चाहते हो, भी डी को यहाँ ला दो, डीएल को इधर ला दो। यही आ गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुँचे। देखना ये, अब इसको जो है देख लो, एन ए ई याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आई बाई ए एन ई, डी एल क्रॉस बी। ए एन ई कैंसिल हो गया। बतलाओ तो इस एलिमेंट पर कितना फोर्स लगा? तो फोर्स हो गया आई डी एल क्रॉस बी। बस फोर्स हो गया आई डी एल क्रॉस बी। यही आ गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट। ये कोई भी स्मॉल एलिमेंट पर
करंट कैरिंग एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा। अगर यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और इस वायर का लेंथ जो है L है, ठीक ना, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लो, नोट, पहले इसको लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, अगर कोई स्ट्रेट वायर को, जैसे ये लेंथ का वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तब जो है बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो जो अभी फॉर्मूला आप आई डी एल क्रॉस बी पढ़े थे, आई एल क्रॉस बी बोलेंगे, आई एल क्रॉस बी। एल का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में, ये याद रखना है, ठीक है। तो कोई कहेगा क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, बोलेंगे नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और वायर स्ट्रेट हो। अब देखो, इसी को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करके लिखें, आई एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है आई एल बी साइन थीटा। तो इस फिगर में अगर बात करें तो एल और बी के बीच का एंगल कितना है, तो एल इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर और फील्ड अंदर है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सोचो जब थीटा 90 डिग्री होगा, जो ज़्यादातर केसेज में ये मिलेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन 90, यानी कि आई एल बी हुआ क्या। देखो बहुत सा स्टूडेंट जो है ना इसी को याद कर लेता है, ये फॉर्मूला सही है लेकिन इसके साथ कुछ बात याद रखना है। पहले तो ये कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेट वायर हो, और तीसरी बात जो है आपको इसमें याद रखना है कि दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ये स्ट्रेट वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी जो है ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक ना। इसको याद रखना है आप। आई एल बी फॉर्मूला कब वैलिड है, तो जब एल और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक ना। ये ऑल टाइम नहीं है। अच्छा, और भी कैसे बता रहे हैं, पहले आप इसको लिखें। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है करंट कैरिंग वायर पे निकालें। सपोज करें एक सर्कुलर वायर, ठीक ना, एक सर्कुलर वायर है, ठीक ना, सर्कुलर वायर है, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा। सपोज कीजिए इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर। इस सर्कुलर वायर का रेडियस मान लीजिए r। आपसे कहा गया फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस current carrying wire। current carrying wire
ठीक है। तो आइए कैसे पता करें। स्ट्रेट वायर रहता तो IL क्रॉस B लिखते। यहाँ ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड B है और यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड, फील्ड इनवर्ड है। लेकिन वायर इस तरह से रखा हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का अगर बात करें तो थोड़ा सोचिए। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एलिमेंट पर अगर फोर्स निकालना हो, स्मॉल एलिमेंट पर, तो IdL क्रॉस B होता है। DL का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में, और कैपिटल भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, तो वो तो जिधर दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उधर सोचेंगे। ठीक, सोचो तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए DL, फील्ड है अंदर, फील्ड अंदर, करंट इधर। तो सिखाए है ना कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर पाम को रखो, फील्ड अंदर, करंट जिधर है उधर चारों उंगली को रख दो, फोर्स इधर। देखो थंब बता रहा फोर्स इधर, यानी यहाँ फोर्स इधर होगा। चलो अगर यहाँ देखते तो करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ। थोड़ा सोचो तो एक मिनट के लिए, यहाँ फोर्स इधर 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 इधर, तो सोचो इसका जो हाफ पार्ट हुआ, इसका जो हाफ पार्ट हुआ इधर का, तो फोर्स इधर, इस हाफ पार्ट में फोर्स इधर है, तो यहाँ फोर्स इधर और यहाँ इधर, तो रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं। यानी एक बात तो तय हो गया ना कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इस वाई डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स इधर ही होगा, क्योंकि ऑल पॉइंट पर फोर्स जो है रेडियली आउटवर्ड है, रेडियस के लॉन्ग बाहर की ओर फोर्स, ऐसे ना। तो बोलेंगे क्या कि फोर्स एट ऑल पॉइंट्स आर डायरेक्टेड along radially outward direction, hence net force will be along y direction। ठीक ना, नेट फोर्स y डायरेक्शन में होगा। चलिए ये तो हम लोगों को पता चल गया कि नेट फोर्स किधर होगा, लेकिन नेट फोर्स होगा कितना। तो चलो ध्यान से देखो जी, हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट एक लें थीटा एंगल पे, ठीक ना, थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लिए और ये एलिमेंट जो यहाँ पे एंगल बनाया ये डी थीटा है, तो ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या हो, उसी को ना हम लोग DL बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि उसका तो लेंथ हो गया आर डी थीटा, यार है डी थीटा, तो आर डी थीटा होगा। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये तो मालूम है आपको, रेडियली आउटवर्ड। इस एलिमेंट पर अगर फोर्स देखें तो एलिमेंट पर फोर्स इधर है। तो चलो फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट निकालें, ऑन एलिमेंट, तो बोलेंगे IdL क्रॉस B।
आई डी एल क्रॉस बी, ऊपर भी लिखे हैं, डी एल इधर और बी अंदर, बीच का एंगल 90, तो आई डी एल बी साइन 90, यानी फोर्स आया आई डी एल इंटू बी, है ना, फोर्स हो गया आई डी एल इंटू बी। चलो ये तो ठीक। अब ये जो फोर्स है वो इधर है ना, अब मुझे नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में निकालना है, तो ठीक है, यही वाई डायरेक्शन। तो सोचो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये भी हो गया थीटा। थोड़ा सोचो, डीएफ इधर थीटा, तो इधर डीएफ कॉस थीटा होगा क्या? यानी कि इस एलिमेंट पर फोर्स देखे वाई डायरेक्शन में, तो कहिए कि वाई डायरेक्शन में काहे देख रहे हैं, तो बोलेंगे मुझे नेट फोर्स निकालना, और नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? वाई में। तो पहले तो हम एलिमेंट पर फोर्स निकाल लिए, अब उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक ना? फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट along y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, तो बोलेंगे df cos थीटा, है ना, y से थीटा एंगल बना रहा है, df cos थीटा हो, और df का वैल्यू कितना है, तो i dlb cos थीटा, और dl कितना लिखे हैं जी, तो dl तो अभी लिखे हैं r d थीटा, यानी आई आर डी थीटा इंटू बी कॉस थीटा, यानी क्या लिखें जी, आई आर बी कॉस थीटा डी थीटा। इतना फोर्स आया एलिमेंट पर किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो एलिमेंट पर फोर्स निकला, नेट फोर्स कितना होगा ये हम लोगों को काम करना। तो पहले आप इसको लिख लें। तो आइए अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आई आर बी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब थोड़ा सोचो तो इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो हम लोग थीटा को यहाँ से स्टार्ट किए थे, इसको थीटा बोले, एलिमेंट यहाँ है तो थीटा इतना, एलिमेंट कहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक, तो थीटा इधर 90 तक जाएगा ना, और इधर भी एलिमेंट ले सकते हैं, इधर भी 90 जाएगा। तो देखो इसको अगर प्लस 90 बोलेंगे तो इसको माइनस 90 बोल, क्योंकि हमारा रिफरेंस लाइन यही है, इधर का एंगल प्लस बोले तो इधर, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से, यानी यहाँ जब एलिमेंट लेंगे तो माइनस पाई बाई 2 एंगल पर हो, और यहाँ एलिमेंट लेंगे तो प्लस पाई बाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसी एफ वाई को एफ से डिनोट कर दे रहे हैं। आई आर बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखो तो ये कितना आ गया, आई आर बी साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। देख लो एक बार अपर लिमिट माइनस, तो देखो तो फोर्स कितना आया जी, आई आर बी माइनस माइनस प्लस, देख लो तो, या माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1। फोर्स कितना आया, आई 2r इंटू बी, सही लिखे ना? ऐसा क्यों लिखे, थोड़ा इसको समझाना है। आई 2r इंटू बी, देखो ये रिजल्ट जो है ना
कुछ बहुत ही इजी जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या है? देखो, तो ये जो फोर्स हम लोग निकाले, ये वास्तव में इसका लेंथ तो पाई आर था ना, इस सर्कल के फॉर्म में ना था। अगर ऐसा सोचो, माइंड में ये सोचो, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट वायर है, देखना कुछ बात समझा रहे हैं। जहां से करंट इंटर किया और जहां से निकला, ठीक ना, करंट यहां से इंटर किया है और यहां आके खत्म हो गया। तो माइंड में समझो ये कर्व वायर नहीं है। कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर। कैसा वायर? स्ट्रेट वायर। और इस स्ट्रेट वायर में समझो करंट यहां से स्टार्ट होके इधर जा रहा है, यानी करंट इधर जा रहा है। इसका लेंथ जाहिर है 2L मान लेते हैं, लेकिन 2R के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। थोड़ा सोचो तो फोर्स किधर लगेगा? अभी ना सीखे थे, बी अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर। और अभी हम लोग पढ़े थे कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और स्ट्रेट वायर हो और लेंथ और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, देखो फील्ड अंदर, लेंथ इधर, 90 डिग्री का एंगल हो, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ILB होता है। पढ़े थे क्या? है ना? यानी कि समझ लो कर्व वायर नहीं है, कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर। फोर्स ILB, L कितने के इक्वल? 2R के। देखो तो उतना इंटीग्रेशन करके भी निकाले तो वही ना रिजल्ट आया जो इससे आया। यानी आगे से हम लोग ये सीखे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बात हो तो फोर्स जो है करंट कैरिंग वायर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। देखो जो कंक्लूजन हम लोग निकाले, बोलेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर does not depend on the shape of wires। ठीक ना? शेप ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन शर्त भी है, हमेशा की बात नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब हो और उसमें करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो उसके शेप पर वो डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? तो स्टार्ट कहाँ हुआ, एंड कहाँ हुआ, वो स्ट्रेट लाइन से मिला दो और ये फॉर्मूला जो F = IL क्रॉस B जानते हो, उस फॉर्मूला के अनुसार काम कर दो। यहाँ चूँकि बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ILB sin 90 sin 91 हो गया, तो ILB लिख दिया। ठीक ना? तो चलिए इसको लिखे पर। सपोज कीजिए अलग अलग केसेज में आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वायर पे, तो कैसे निकालें? फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर in uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन केसेस। ठीक, आइए जैसे आपसे कहा गया कि एक वायर है इस शेप का, I करंट का फ्लो हो रहा। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म। ठीक, फोर्स कितना लगेगा तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में है, फोर्स कितना लगेगा, आप क्या कीजिए, इसको मिला दें। इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। लेंथ मेजर कर लें, ठीक ना, इफेक्टिव लेंथ। अब माइंड में आप ये सोचे, इसको P बोल दे रहे हैं, इसको Q। समझो करंट P से Q की ओर जा रहा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो सोच लो करंट इधर है और फील्ड बाहर है। फील्ड बाहर, देखो पाम बाहर, करंट इधर, फोर्स इधर होगा। यानी एक बात तो तय है कि फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब फोर्स का वैल्यू क्या हो, तो ILB। तो कहेंगे ILB का है, बोले IL क्रॉस B का है नहीं बोले, तो बोलेंगे कि देखो L और B के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री, तो जाहिर है साइन 90 तो 1 होता है। समझ गया। अब देखिए, मतलब कोई भी शेप का वायर रहे उसको कैसा शेप में कन्वर्ट कर लेना है, तो उसको हमको कन्वर्ट कर लेना है जहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड, उसको स्ट्रेट शेप में ले देना है। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपसे कोई कहा कि ये जो है 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, करंट जो है 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 0.5 टेस्ला है। बतलाओ फोर्स कितना लगेगा। बोलेंगे कि देखो भाई फोर्स कितना लगेगा, उसके लिए तो ये काम करो, इसको मिलाओ, मिला दिए। देखो ये 90 है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यही इफेक्टिव लेंथ हो गया, ठीक ना। अब डायरेक्ट वायर से नहीं मिला ना, माइंड में समझो मिला। बोलो एल का वैल्यू कितना हो गया, तो एल तो जाहिर है पाइथागोरस थ्योरम से 3a² + 4a², 5 मीटर हो गया। मतलब अब इस पर फोर्स मत निकालो, इस पर मत निकालो, पूरे पर अगर डायरेक्ट निकालना है, हाँ अलग अलग पूछता है इस पर फोर्स कितना, इस पर कितना, तो अलग बात है। लेकिन जब पूछ रहा है कि सिस्टम पे कितना फोर्स होगा, इस शेप ऑफ वायर, तो सीधे बोलेंगे कि देखो जी एल इधर, बी अंदर, बीच का एंगल 90, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है जो यूनिफॉर्म है, फिक्स वैल्यू ILB। आई कितना है जी, तो 2 एम्पियर, एल कितना है तो 5 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5, यानी कि 5 न्यूटन आ गया। क्या गड़बड़ हो गया? तो चलो ये तो समझ गया। अब थोड़ा सोच के बताना। कह रहा क्वेश्चन में कि एक जो है करंट कैरिंग लूप और इसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बतलाओ इस पर फोर्स कितना हो, करंट कैरिंग लूप, तो कैसे काम करें? तो बोलेंगे भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चलो ये तो ठीक है, कोई भी शेप हो, देखा जाता है स्टार्ट कहाँ से और करंट एंड कहाँ किया, तो जहाँ स्टार्ट करा वहीं एंड हो रहा है। यानी बोलेंगे क्या, इसमें इफेक्टिव लेंथ 0 है, इफेक्टिव लेंथ 0 है। यानी कि एक कंक्लूजन हम लोग निकाले कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। यानी बोलेंगे क्या, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहीं ख़त्म हो रहा है, वही क्लोज लूप, लूप तो क्लोज होता ही, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ गया? तो ये बात तो याद रखना है। बहुत लोग देखो क्या करता है ना, गलती से यही याद रख लेता है करंट कैरिंग लूप पे हमेशा फोर्स 0 होता है। ये बात नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग लूप को, सिंगल लूप को रख दिए तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें। हाँ जी, देखेंगे आगे जो हेडिंग हम लोग दिए हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आइए थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक ना, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, आई करंट का फ्लो हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज कीजिए इस तरह से, इसके लेंथ के पैरेलल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, समझेंगे? अब आपसे पूछा जाए कि बतलाओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा इस पूरे लूप पर, तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को अगर रख दिए तो नेट फोर्स क्या होता है? 0। ये तो गारंटी है कि नेट फोर्स 0 होगा। ऐसा करते हैं, इस साइड का नाम रख लेते हैं PQRS, रेक्टेंगल के प्रत्येक कॉर्नर का नाम दे दिए। अच्छा, एक बात बतलाओ, अगर हम फोर्स देखें PQ पर, तो फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो बोलेंगे कि रूल तो हम यही सीखे हैं कि फोर्स होता है IL क्रॉस B, तो L इधर है और B इधर है, बीच का एंगल 90, तो हो गया IL इंटू B। मान लो इसको हम A बोल दे रहे हैं, इसके लेंथ को B बोल दे रहे हैं। देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B बोले हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस पर अगर फोर्स बोलें तो IA इंटू B, स्ट्रेट वायर है ही, फील्ड के परपेंडिकुलर है ही, यूनिफॉर्म है, IA इंटू B। फोर्स का डायरेक्शन किधर? तो बोलेंगे B इधर और करंट इधर, तो B इधर और करंट इधर, फोर्स किधर? इनवर्ड, यानी फोर्स हो गया इनवर्ड। ठीक। अब देखो, अगर हम लोग RS पर फोर्स देखें तो फोर्स तो जो इस पर है वही इस पर होगा, लेंथ तो वही इसका भी है, IAB तो होगा ही। इसका डायरेक्शन देखो तो फील्ड तो इधर है और करंट नीचे है, तो देखो करंट नीचे, फील्ड इधर, फोर्स इस पर फोर्स हो गया आउटवर्ड। यानी कि फोर्स अगर हम लोग RS पर देखें तो वो भी IAB होगा, लेकिन किधर हुआ? आउटवर्ड। अगर नेट फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो बोलेंगे यहाँ इनवर्ड, यहाँ आउटवर्ड। तो जाहिर है नेट फोर्स 0, जितना फोर्स यहाँ अंदर उतना फोर्स यहाँ बाहर, तो टोटल नेट फोर्स देखेंगे पूरे लूप पर तो 0।
अब चलो अगर हम लोग बात करें इस क्यूआर पे या बात करें एसपी पे, तो इस दोनों पे फोर्स जीरो होगा। तो आप कहेंगे क्यों जीरो होगा? तो बोलेंगे देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, तो एल इधर और बी भी इधर ही, तो बीच का एंगल तो जीरो, तो साइन जीरो जीरो। इसमें बोलेंगे एल इधर और बी जो है इधर, बीच का एंगल 180, साइन 180 जीरो। यानी यहाँ बोलेंगे कि एल जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए फोर्स क्या हो गया? जीरो। यानी सोचो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, इस पर लग नहीं रहा, इस पर लगा इनवर्ड और इस पर लगा आउटवर्ड। याद करो थोड़ा बहुत ही सही इलेक्ट्रोस्टैट में या रोटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, एक टर्म कहते हैं फोर्स कपल। फोर्स कपल किसको बोलते हैं जी? ध्यान से देखना, यही लूप है। फोर्स कपल किसको बोलते हैं? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करता है, यानी दो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स कपल। सोचो यहाँ पे फोर्स इधर और यहाँ फोर्स इधर, थोड़ा सोचो ना, यही लूप है। कोई यहाँ फोर्स ऐसे लगाए और यहाँ ऐसे लगाए, तो क्या ये रुका रहेगा? दोनों फोर्स है अपोजिट, देखो यहाँ ऐसे, तो ये भी चाह रहा है कि ये लूप रोटेट करे, ऐसे नहीं चाह रहा है कि रोटेट करे, और यहाँ फोर्स ऐसे, ये भी चाह रहा वैसे ही रोटेट करे। मतलब ये कि यहाँ भी लगने वाला फोर्स इसको जिस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, ये भी फोर्स उसी सेंस में रोटेट कर, यानी कि ये लूप ऐसे रोटेट करना ना चाहेगा, लूप को ऐसे रख दोगे तो ऐसे रोटेट करेगा, है कि नहीं? तो टॉर्क कितना लगा? बिना टॉर्क लगे तो बॉडी रोटेट करता नहीं है। हाँ, ये सब तो फोर्स ही जीरो है, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं करना है। तो टॉर्क कितना लगा? तो बोलेंगे क्या? टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप। अब देखो इसको रोटेट बहुत तरीके से न करा सकते हैं। जैसे कोई क्या किया, यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहीं एक्सिस बना दिया, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। कोई यहाँ पे एक्सिस बना दिया तो ऐसे रोटेट करेगा, है ना? यहाँ पे एक्सिस बना दिया, ये फिक्स कर दिया ऐसे। यानी कि कोई भी आप एक्सिस बना ले यहाँ पे, तो फोर्स टॉर्क जो इस पर लगेगा फोर्स कपल के कारण, टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप ड्यू टू फोर्स कपल ठीक ना, ड्यू टू फोर्स कपल। अब चाहे आप इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट देखो, आर एस के अबाउट देखो, इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस इमेजिन कर लो, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स कपल का टॉर्क निकालने का मेथड होता है कि दोनों में से कोई एक फोर्स देख लो, दोनों तो आपको इक्वल ही है, जितना ये है उतना ही ये है, तो दोनों में से कोई एक फोर्स देख लो। यहाँ लिख दे रहे हैं, फोर्स पी क्यू बोलो या फोर्स आर एस बोलो, दोनों इक्वल है आई ए बी के। तो टॉर्क निकालने का मेथड क्या है फोर्स कपल के कारण? तो ये सिखाया गया है आपको कि कोई एक फोर्स लिखो, तो चलो एक फोर्स लिखे, और ये जो दोनों जो फोर्स लग रहा है, एक इनवर्ड में और एक आउटवर्ड में, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो तो कितना है? बी। तो एफ इंटू बी। अब बतलाओ एफ कितना? आई ए बी, समझ लेना, आई ए बी, कैपिटल बी है, आई ए बी फोर्स है, आई इंटू बी, यही टॉर्क हो गया। यानी आई ए बी इंटू कैपिटल बी। थोड़ा समझना बात को, ए इंटू बी जो है
इसको हम लोग एरिया बोलते हैं ना। ये बोलो रेक्टेंगल का एरिया हो गया ना ए इंटू बी, यानी टॉर्क कितना आ गया जी, आई ए बी। ठीक है, मान लो अगर 1 मिनट के लिए अगर इसी में तार को n बार लपेटा गया होता, ठीक ना, n टर्न अगर इसमें होता, कॉइल बना दिए होते, तार को बहुत बार ऐसे ऐसे लपेट दिया, तो बोलेंगे क्या कि फॉर n टर्न्स टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एन आई ए बी। ठीक, इस केस में तो आ गया भाई एन आई ए बी। देखो अब तुमको बता रहे हैं इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे, इतना समझ रहे हो ना, ये ऐसे रोटेट करेगा और कोई भी एक्सिस बना लो, मान लो ये यही एक्सिस बना लो, तो ये रोटेट इस तरह से करेगा और कहीं भी एक्सिस ले लो इस बोर्ड पर इसी लाइन के पैरेलल, तो उसके अबाउट टॉर्क का फॉर्मूला आई ए बी आएगा। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में थोड़ा देखना, अगर ऐसे लिखें एन आई ए क्रॉस बी, थोड़ा देखना बढ़िया समझना इसको, एन आई ए क्रॉस बी, तो देखो तो क्या ये नया बात लिखाया कि फिर से वही बात, तो सोचते हैं ए क्रॉस बी, ए क्या है जी, एरिया वेक्टर। देखो जी अब करंट में भी एरिया वेक्टर का एंट्री हो रहा है। करंट में एक सुविधा है, सुविधा ये है कि एरिया वेक्टर का अगर डायरेक्शन देखना हो ना कोई भी लूप का, तो इतना तो जानते हो ना कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। लेकिन करंट कैरिंग लूप का जब बात हो ना, तो करंट देख लो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। यानी माइंड में ऐसे सोचो, सोचना ये है एरिया वेक्टर अंदर, ठीक है, एरिया वेक्टर अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, बीच का एंगल कितना हो गया 90। अगर इसको ब्रेक करोगे एन आई ए बी साइन 90, साइन 91 यही आ जाएगा कि नहीं। यानी वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग टॉर्क को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, एन आई ए क्रॉस बी। रही बात अगर कोई कह देना, देखो जी एक लूप को हम रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में, बतलाओ ये कैसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। अब समझ ही में नहीं आ रहा। मान लो लूप को रख दिए यहाँ पे, कोई कह रहा कि ये बतलाओ ना रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, कोई कह रहा कैसे ऐसे का रोटेट करेगा भाई, ऐसे करेगा कि ऐसे करेगा, कैसे, समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक, तो देखो ये जो मेथड है ना, मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है तो ये तुम्हारा कुछ काम आसान करता है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। जैसे लूप रखा हुआ, कोई अगर कहे ना कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बोलो कैसे रोटेट करेगा। ये लूप जो है ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, कैसे करेगा, मतलब भाई या करेगा ही नहीं, तो कैसे पता करें। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले देख लो एरिया वेक्टर किधर, तो एरिया वेक्टर इनवर्ड। तो कोई इनवर्ड काहे लिए, बोलेंगे करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड लेना, एंटी क्लॉकवाइज रहता था आउटवर्ड। एरिया वेक्टर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर, बस थोड़ा समझना। टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया है, एन आई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, ऐसे ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर जाना है, बस ऐसे लूप है ना, समझो ए से बी की ओर जाना, इशारा कर दिया ए से बी की ओर जाना है, मतलब लूप ऐसे है ना तो ऐसे रोटेट कराना है। देखो जी लूप ऐसे है ना तो रोटेट ऐसे कराना, ऐसे, क्यों,
ए से बी, मतलब ये जस्ट ट्रिक समझो, ये कोई वैसा स्टैंडर्ड कोई रूल नहीं है। यहाँ पे जो है समझो ए इधर बी इधर, ए क्रॉस बी, यानी ऐसे ऐसे, तो ठीक ऐसे, समझ गए ना? बस यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो लूप है वो इस सेंस में रोटेट करेगा और उस पर लगने वाला टॉर्क इतना होगा। देखो जी, ये जो एन आई ए है इसको हम लोग म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। म्यू किसके बदले लिखे हैं? एन आई ए के बदले लिखे हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। क्या? ये लूप का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। यानी कोई पूछे ना किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो क्या क्या चीज का जरूरत है? नंबर ऑफ टर्न कितना, करंट उसमें कितना, एरिया कितना। अगर डायरेक्शन पूछे तो जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, समझ गए? तो अलग अलग केसेज में मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, उस पे आएंगे। पहले मैं आपको टॉर्क बताने का कोशिश कर रहा हूं, तो पहले तो इसको आप लिख लें। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप। अब क्वेश्चन क्या है? देखो ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। जल्दी से बतलाओ इस पर टॉर्क कितना लग रहा? तो टॉर्क कितना लग रहा और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, ये दिया हुआ। टॉर्क क्या होता है जी? तो होता है एन आई ए क्रॉस बी, ठीक ना? बहुत दिमाग मत लगाओ, एन आई ए क्रॉस बी। तो एरिया वेक्टर किधर? इनवर्ड, और बी भी किधर? इनवर्ड। तो एन आई ए बी साइन जीरो, दोनों इनवर्ड है, तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो, है ना? इस पर टॉर्क लगने वाला नहीं। और ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो ना। देखो इस पर फोर्स देखोगे, आई इधर बी अंदर, फोर्स इधर, इस पर इधर, इस पर इधर, इस पर इधर। तो सोचो इसको अगर कोई ऐसे खींचे और इसको ऐसे खींचे, इधर खींचे और इधर खींचे, ये कभी रोटेट करने वाला है? सोचो, माइंड में लाओ। एक फोर्स ऐसे, एक ऐसे, ये तो दोनों बैलेंस, ये भी दोनों बैलेंस, तब तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। और सब एक ही प्लेन में है तो टॉर्क भी क्या हो गया है? जीरो। समझ गया ना? तो देखो ये तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन इसको हम लोग इतना ही सीखते हैं। आगे जो है टॉर्क में जो मैग्नेटिक मोमेंट एग्जाम्पल लिए, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो है वो बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि पहले टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक में अभी तक जो कुछ भी सीखे, चाहे वो लॉरेंज फोर्स सीखे हों, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सीखे हों, फोर्स और टॉर्क सीखे हों, ये सब का हम लोग पहले एप्लीकेशन करेंगे, तब आगे चलेंगे बायोट सावर्ट लॉ में। थैंक यू, धन्यवाद।